आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 इकोनॉमिक्स का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को एक्चुअल में जो हमारा पिछला साल वाला जो मॉडल पेपर है, यानी कि हमारा जो 2022 वाला मॉडल पेपर है, इसके सेट 1 को यहाँ पर मैं आप लोगों को कराऊंगा, क्योंकि मॉडल पेपर से मैक्सिमम क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और अभी देखिए, जिसका आप सबको पता भी होगा कि भाई अभी हम लोग के पास बहुत ही कम समय है, और मैं भी हॉस्पिटल चला गया था, आप लोगों को अच्छे तरीके से तैयारी भी नहीं करा पाया। तो मैं क्या करूंगा, हमारा जो पिछले साल वाला जो हमारा 5 मॉडल सेट है, तो पांचों का पांचों मॉडल सेट मैं आप लोगों को करा दे रहा हूँ। और इस साल का जो मॉडल सेट आया है, इसको मैं करा दूंगा। और जो आप लोगों का कोडरमा वाला जो मॉडल सेट आया है, इसको करा दूंगा। इससे आप लोगों का एक अच्छा खासा तैयारी हो जाएगा, और यहीं से आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं सर, हमें एक्स्ट्रा भी तैयारी करना है, तो भाई आप लोग कर सकते हो। और यहाँ पर मैं आप लोगों को क्या क्या बता रहा हूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को साफ साफ बोल दे रहा हूँ कि यहाँ पर मैं आपको क्या चीज़ अभी पढ़ाने वाला हूँ। एक्चुअल में यहाँ पर मैं आप लोगों को 2022 वाला मॉडल सेट बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो पर कंप्लीट बने रहें। क्योंकि अगर आप लोग जो एग्जाम हुआ था हमारा साइंस कॉमर्स का, जो एक दो दिन पहले जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम हुआ था, उसमें अगर आप लोग क्वेश्चंस को देखेंगे ना, तो सारा का सारा क्वेश्चंस मैक्सिमम मॉडल पेपर से ही लिया गया था। मॉडल पेपर से ही हर एक क्वेश्चंस को लिया गया है। तो भाई इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि मॉडल पेपर को अच्छे तरीके से कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर हमारे पास देख लीजिए, जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्या है कि दो वस्तुओं एक्स तथा वाई के लिए उत्पादन संभावनाएं इस प्रकार दी हुई है। इस प्रकार से एक टेबल दिया हुआ है। तो उत्पादन संभावना वक्र का आकार कैसे होगा। देखो भाई, यहाँ पर 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, यानी ऊपर में हमारा यहाँ पर 1 1 बढ़ रहा है। देख लो ऊपर में क्या हो रहा है, 1 1 बढ़ रहा है। नीचे अगर आप लोग देखोगे, जैसे यहाँ पर 10 है, फिर 8 हो गया यानी कि 2 घट गया, फिर 8 से 6 हो गया यानी कि 2 घट गया, 6 से 4 हो गया यानी 2 घट गया, 4 से 2 हो गया यानी कि 2 घट गया, 2 से 0 हो गया यानी कि 2 घट गया। यानी ऊपर में हमारा 1 1 बढ़ रहा है, नीचे में हमारा 2 2 घट रहा है। और जब कभी भी इस प्रकार का कंडीशन बने, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा ऋणात्मक ढाल तथा एक सरल रेखा। ऑप्शन नंबर सी हम यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एक का यहाँ पर राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित में से कौन अर्थव्यवस्था की एक केंद्रीय समस्या है। देखो भाई, अर्थव्यवस्था का ना 3 प्रकार का समस्या होता है। पहला समस्या क्या होता है कि क्या उत्पादन करना है, क्या उत्पादन करना है, ये हो गया एक समस्या। दूसरा समस्या क्या है कि कैसे उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, ये दूसरा हो गया। तीसरा हमारा हो गया कि किसके लिए, ठीक है, किसके लिए उत्पादन करना है, किसके लिए उत्पादन करना है। एक हो गया क्या उत्पादन करना है, एक कैसे उत्पादन करना है, और तीसरा हो गया किसके लिए उत्पादन करना है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया और बोला जा रहा है कि यहाँ पर कौन वाला हमारा एक केंद्रीय समस्या है अर्थशास्त्र का, कौन वाला हो जाएगा भाई, तो किसके लिए उत्पादन हो, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 2 का क्या होगा भाई, 2 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। फटाफट आप लोग नोट करिए। देखिए यहाँ पर जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ ना, एकदम अच्छे तरीके से देखिए, समझिए, और किसी भी प्रकार का कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग नीचे कॉमेंट करके बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 भाई यहाँ पर क्या है कि अर्थशास्त्र में शब्द व्यष्टि और समष्टि यानी कि माइक्रो और जो मैक्रो जो वर्ड्स है का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था, तो रैगनर फिश ने किया था। ये हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसको आप लोग नोट डाउन जरूर से जरूर करिए। 3 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक किसान खेतों की जुताई के लिए ट्रैक्टर और हल बैल के बीच किसी एक तकनीक का चयन करता है। उसका यह चयन अर्थव्यवस्था की किस और केंद्रीय समस्या से मेल खाता है। देखो भाई, उसके पास हल जोतने के लिए या तो ट्रैक्टर है या फिर हल है, ठीक है, या फिर बैल वगैरह जो भी है, जिससे वो खेत को जोत सकता है। ठीक है, मतलब लेक्चर में बोला जाए तो खेत जोतने के लिए उसके पास या तो ट्रैक्टर है या फिर हल और बैल है। यहाँ पर दोनों में से कोई सा भी यहाँ पर चूज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसके लिए यहाँ पर इसका जो मेन प्रॉब्लम है ना, क्या भाई, तो कैसे उत्पादन करें। ठीक है, कैसे उत्पादन करें, ये हो जाएगा, ये इसका एक यहाँ पर जो यहाँ पर मैच कर रहा है। तो 4 का सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नोट कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। तो 4 का यहाँ पर भाई बी हो गया, याद से नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर क्या है, देख लो। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस अर्थशास्त्री के अनुसार उपयोगिता को मुद्रा में मापा जा सकता है। ये किस अर्थशास्त्री ने कहा है, तो ये कहा है अल्फ्रेड मार्शल ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो भाई, क्या है यहाँ पर कि एक व्यक्ति 4 गोलगप्पे का उपभोग करता है। उसे प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से क्रमशः, एक तो हमारा हो गया 15, ठीक है, उसके बाद 12, उसके बाद 10, उसके बाद 8, ठीक है, कुछ नहीं करना, सबको ऐड कर दीजिए, आंसर आप लोगों का आ जाएगा। तो 8 और 2 10, 10 5 15 के 5, साथ में रहा 1,
1 और 1 2, 3 और 1 4 यानी 45। 45 है कहीं पर, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी यानी कि 45 यहाँ पर हमारा सही आंसर हो गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। देख लो भाई क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर क्या दिया गया है। यहाँ पर कि दो वस्तुओं, एक रसगुल्ला और एक गुलाब जामुन है, के लिए बजट रेखा ए बी को निम्न रेखा चित्र से दर्शाया गया है। एक साइड में रसगुल्ला है, एक साइड में गुलाब जामुन है। इन दो वस्तुओं की कीमतें क्रमशः पी आर और पीजी यानी कि आर से रसगुल्ला, जिसे गुलाब जामुन है। बजट रेखा की ढाल क्या होगी? तो यहाँ पर बजट रेखा का जो ढाल हो जाएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि पी आर बटे पीजी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पी आर बटा पीजी हो जाएगा। 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 8 हमें क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग को प्रभावित करने वाला एक कारक नहीं है। मतलब कौन वस्तु की मांग को यानी कि वस्तु की डिमांड को प्रभावित नहीं करता है, हमें बताना है। तो यहाँ पर 8 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि साधनों की कीमतें। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है भाई? देख लो कि यदि वस्तु एक्स की कीमत कम होने से वस्तु वाई की मांग कम हो जाती है तो इन दो वस्तुओं को क्या कहा जाएगा? तो ये जो वस्तु है इस वस्तु को बोला जाएगा प्रतियोगी वस्तुएं। क्या बोला जाएगा? प्रतियोगी वस्तुएं। 9 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, प्रतियोगी वस्तुएं यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा। 9 का क्या हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलते हैं भाई, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में 5% की कमी होने से उसकी मांग मात्रा में 8% की वृद्धि होती है तो मांग की कीमत लोच का मान क्या होगा? यानी यहाँ पर हमें मांग की कीमत लोच का मान यहाँ पर निकालना है। तो चलो भाई यहाँ पर निकाल लेते हैं। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। चलिए इसको मैं आपको ट्रिकी कॉन्सेप्ट से बता देता हूँ। दिया सर का लाजवाब वाला ट्रिक। ठीक है, ध्यान सुनो। मांग की कीमत लोच निकालना है। ठीक है, देखो सबसे पहले यहाँ पर मांग है तो सबसे पहले ऊपर में आप मांग को लिख दो। इसके बाद देखो कीमत है तो कीमत को आप क्या करो? नीचे लिख दो। मतलब इसका फंडा है ये भाई कि जो मांग दिया रहेगा उसको हम लोग ऊपर में लिखेंगे, जो कीमत वाला दिया रहेगा इसको हम लोग नीचे में लिखेंगे। अब या तो ये प्रतिशत में हो सकता है या फिर ये अनुपात में हो सकता है। अब जैसे भी रहेगा ये आपको देखना है क्वेश्चन से और उसी के हिसाब से आप लोगों को लिखना है। जैसे कि देखिए यहाँ पर हमें प्रतिशत के रूप में दिया है। सबसे पहले लिखना है मांग वाला। तो मांग मात्रा में कितना है भाई? यहाँ पर 8% की वृद्धि हुआ है। परिवर्तन कितना हुआ है? 8% का परिवर्तन हुआ है। तो मांग मात्रा वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा? मांग वाला कितना हो जाएगा? 8%। 8% यहाँ पर लिख दीजिए। ठीक है, कीमत वाला देखो कितना है? तो कीमत में कितना हुआ है? यहाँ पर 5% की कमी यानी कि 5% का यहाँ पर परिवर्तन हुआ है। तो यहाँ पर कीमत वाला में 5% हो जाएगा। प्रतिशत चल गया, बचा 8/5। 8/5 बचा। जब इसको सॉल्व करोगे तो 1.6 आएगा। ठीक है, 1.6 आ जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। 10 का क्या हो गया? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो गया। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्या है कि निम्न में से किस वस्तु की मांग लोचदार होगी? देखो भाई लोचदार और यहाँ पर बेलोचदार दो प्रकार की चीजें, ध्यान से सुनिएगा, बात आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर एक ऑप्शन में है कि जीवन रक्षक दवाई। ठीक है, अब देखो भाई जो दवाई होता है, जो मेडिसिन होता है, अब दवाई का दाम कितना भी बढ़ जाए, कितना भी दाम बढ़ जाए, लेकिन फिर भी आपको अगर वो दवाई अगर आपका जरूरत का है तो आपको दवाई खरीदना ही पड़ेगा। कोई बोलेगा भी नहीं कि इस दवाई का दाम इतना है हम नहीं खरीदेंगे, ऐसा कोई होगा ही नहीं। जो दवाई हमारी जीवन के रक्षा के लिए है उस दवाई का दाम जितना भी बढ़ जाए हमें वो दवाई खरीदना ही पड़ेगा। इसके बाद अगर बात करें नमक का, तो नमक का भी दाम जितना भी बढ़ जाए लेकिन हमें नमक खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना नमक के हम लोग खाना बना ही नहीं सकते हैं। तो जीवन रक्षक दवाई हो गया या फिर नमक हो गया, इसका दाम बढ़ने से भी हमें खरीदना ही पड़ेगा। इसके बाद देख लो भाई माचिस। माचिस का भी दाम कितना भी बढ़ जाए लेकिन हमें फिर भी माचिस आग जलाने के लिए खरीदना ही पड़ेगा। अगर बात करें रेफ्रिजरेटर का, फ्रिज का, तो भाई अगर फ्रिज का दाम अगर ज़्यादा बढ़ गया तो अगर हम लोग नहीं भी खरीदते हैं ना तब भी हमारा काम बनेगा, तब भी हमारा काम चलेगा। तो यहाँ पर बात ये रहा कि ये वाला जो रेफ्रिजरेटर होगा ये हमारा क्या हो गया? ये लोचदार हो गया। और बाद बाकी ये वाला और ये वाला जो हो गया ये हमारा क्या हो गया? बेलोचदार हो गया। बात क्लियर हो गया, समझ में आ गया आप लोगों को? इसलिए 11 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 11 का क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में एक तो ग्राफ होगा। ठीक है, यहाँ पर एक चित्र भी बना हुआ आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो कि आगे अभी नीचे मतलब एक्चुअल में चल गया जब मॉडल पर इन लोग सेट कर रहा था, तो इस प्रकार से इन लोगों ने यहाँ पर गलती कर दिया है। खैर कोई नहीं, इस क्वेश्चन का आंसर अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा, एकदम इसका कंसेप्ट भी बताऊंगा। चलिए यहाँ पर ही मैं आप लोगों को थोड़ा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। देख लीजिए, मान लीजिए कैसे इसका कंसेप्ट होगा। जैसे ये जो होगा ना ये वाला लाइन, मतलब यहाँ पर हमें निकालना है मांग की लोच, जिसको हम लोग बोलेंगे ईडी। क्या निकालना है? मांग की लोच यानी ईडी हमें निकालना है। ये हो जाएगा भाई इसका मध्य बिंदु, ये हो जाएगा इसका मध्य बिंदु, ये हो जाएगा एक्स अक्ष, ये हो जाएगा हमारा वाई अक्ष। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो भाई ध्यान से, यहाँ पर ये जो हमारा मध्य बिंदु हो जाएगा ना,
इस मध्य बिंदु पर ईडी का जो मान होगा कितना होगा, यहाँ पर ईडी का मान 1 हो जाएगा। ये मध्य बिंदु जो है यहाँ पर ईडी का मान कितना होगा, 1 होगा। इसके ऊपर अगर बात करें, इसके ऊपर बात करें, इसके ऊपर में, ठीक है, तो इसके ऊपर में क्या हो जाएगा भाई, ईडी का जो मान होगा वह क्या होगा, 1 से ज्यादा होगा। इसके ऊपर का अगर बात करें तो ईडी का मान 1 से ज्यादा होगा। इसके अगर नीचे का बात करें, नीचे मतलब ये जो ईडी जो बीच वाला था इसके नीचे का अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर क्या होगा, ईडी का जो मान होगा वह क्या होगा, 1 से कम होगा। ईडी का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। और अगर हम लोग यहाँ पर यानी कि वाई एक्सिस में और यहाँ पर यानी अगर एक्स एक्सिस में, मतलब यहाँ पर अक्ष का बात हो रहा है, अगर एक्स अक्ष का बात करें या फिर वाई अक्ष का बात करें, तो एक्स अक्ष का अगर बात करें भाई, एक्स अक्ष का अगर बात करें तो यहाँ पर एक्स अक्ष में हमारा ईडी का जो मान होगा वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स अक्ष में ईडी का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और वाई अक्ष में मतलब यहाँ पर ईडी का जो मान हो जाएगा कितना हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो देखिए ईडी के लिए इतना सारा कंडीशन बनता है कि अगर बीच में रहा तो ईडी बराबर 1, ये बीच से थोड़ा ऊपर रहे तो ईडी का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पर 1 से बड़ा हो जाएगा। अगर नीचे रहे, यहाँ से नीचे रहे तो ईडी का मान क्या हो जाएगा, 1 से छोटा हो जाएगा। अगर एक्स अक्ष पर रहे तो ईडी का मान 0 हो जाएगा। अगर वाई अक्ष पर रहे तो ईडी का मान अनंत हो जाएगा। तो ये हुआ इसका कंसेप्ट, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए भाई बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और अभी आप जब ग्राफ आ जाएगा तब हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। तब तक हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया गया है, किस प्रकार की वस्तु की कीमत बढ़ने पर उपभोक्ता उस वस्तु की अधिक मात्रा खरीदना चाहता है। तो कौन सा वस्तु हो जाएगा भाई, तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गिफिन वस्तु। क्या हो जाएगा, गिफिन वस्तु इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या होगी। तो जो वस्तु होगा उस वस्तु का मांग क्या हो जाएगा, बेलोचदार हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, बेलोचदार हो जाएगा। यानी यदि एक उपभोक्ता एक वस्तु पर अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा खर्च करता है तो उस वस्तु की मांग क्या हो जाएगी, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर, हमारा ये हो जाएगा बेलोचदार हो जाएगा। 14 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए अगला प्रश्न देख लीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 15 कि औसत स्थिर लागत वक्र का आकार होता है। तो औसत स्थिर लागत जो वक्र होता है इसका आकार होता है हमारा आयताकार परवलय। ठीक है, 15 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आयताकार परवलय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि परिवर्तित साधन का औसत उत्पाद बढ़ता है जब, कब बढ़ता है भाई, तो यहाँ पर हो जाएगा सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद से अधिक होता है तब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 16 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देख लीजिए हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 और ये जो ग्राफ आप लोग देख पा रहे हैं यही ग्राफ जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का था, जो अभी हम लोगों ने छोड़ के रखा है, इसको अभी मैं आपको बता दूंगा। तब तक क्वेश्चन 17 देख लीजिए कि कुल उत्पादन अधिकतम होता है जब सीमांत उत्पादन का मान यहाँ पे खाली स्थान होता है। तो सीमांत उत्पादन का मान कि किस केस में कुल उत्पादन का मान अधिक होता है, तो 17 का यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा हमारा, 17 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर, यानी कि 0 यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 17 क्या होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी 0 हो जाएगा। अब देखो भाई, जैसे कि जो 12 नंबर वाला जो प्रश्न था, देख लो यहाँ पर जी का मान था और यहाँ पर निकालना है, तो ये हो जाएगा हमारे मिडिल। तो मिडिल में मैंने आप लोगों को बताया कि ईडी का मान कितना होगा, 1 होगा। यहाँ पर इसके ऊपर कहीं पर भी बात किया जाए तो ईडी का मान कितना हो जाएगा, 1 से ज़्यादा हो जाएगा। इसके नीचे अगर बात करें तो ईडी का मान क्या होगा, 1 से कम हो जाएगा। मतलब यहाँ पर ये जो जी के ऊपर बातचीत चल रहा था ना, जी के ऊपर जो बातचीत चल रहा था, यहाँ पे क्या होगा, ईडी का मान कितना होगा, ईडी का मान कितना होगा, 1 से अधिक होगा। 1 से क्या होगा, अधिक होगा, यानी कि ज़्यादा होगा। 1 से क्या होगा, अधिक होगा। इससे ऊपर, इससे बीच वाला से जैसे ऊपर चल गया तो यहाँ पर ईडी का मान हमेशा 1 से अधिक होगा, इस बात का ध्यान रखिए। तो यहाँ पर जैसे कि क्वेश्चन नंबर हमारा कितना था, 12 था। चलिए मैं आपको 12 को दिखा देता हूँ। तो 12 देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, जैसे यही तो हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि 1 से अधिक हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए भाई, आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देख लीजिए, क्वेश्चन 18 क्या है। क्वेश्चन 18 है कि यदि कुल उत्पाद टीपी तथा परिवर्तित साधन की मात्रा क्यू है तो औसत उत्पाद का सूत्र होगा। देखिए यहाँ पर औसत उत्पाद बोला है, तो औसत उत्पाद का जो हमारा सूत्र हो जाएगा, ठीक है, औसत उत्पाद यानी कि एवरेज प्रोडक्ट, जिसको हम लोग एपी भी बोल सकते हैं। तो ये जो औसत उत्पाद हो जाएगा यानी कि 18 का जो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कि टीपी अपॉन क्यू हो जाएगा, यानी कि टीपी बटा क्यू हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सेम टू सेम वही सब चीज़ है। देखिए यहाँ पर औसत उत्पाद बोला था और यहाँ पर सीमांत उत्पाद बोला है। तो सीमांत उत्पाद के लिए यहाँ पर सीमांत उत्पाद जिसको हम लोग बोलेंगे एमपी बोलेंगे, ठीक है, हाँ एमपी इसको बोलेंगे सीमांत उत्पाद। और इसके लिए जो हमारा 19 नंबर का जो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि डेल्टा टीपी बटा डेल्टा क्यू, ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए क्वेश्चन 20 क्या देख लीजिए कि जब औसत लागत सीमांत लागत से कम होती है तब औसत लागत क्या होता है, बढ़ती है भाई। तो 20 का सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देख लीजिए क्या है कि परिवर्तनशील अनुपातों का नियम उत्पादन के लिए कितने स्तर की व्याख्या करता है। तो 3 स्तर हो जाएगा। 21 का सही उत्तर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कि अल्पकालीन औसत लागत वक्र का आकार होता है, कैसा होता है भाई इसका वक्र,
तो यू आकार का होता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत का एक उदाहरण है? तो स्थिर लागत का उदाहरण क्या हो जाएगा? स्थायी कर्मचारी का वेतन। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन 24 की औसत लागत और सीमांत लागत आपस में बराबर होती है जब औसत लागत क्या होता है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि न्यूनतम होती है। क्या हो जाएगा? न्यूनतम होती है। क्वेश्चन 25 क्या है कि किसी वस्तु की प्रति इकाई बिक्री से एक उत्पादक को प्राप्त राशि क्या कहलाती है? तो भाई यहाँ पर 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको हम क्या बोलेंगे? औसत आगम बोलेंगे। क्या बोलेंगे? औसत आगम बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, हो सके आप लोगों के एग्जाम में क्वेश्चन मतलब थोड़ा सा घुमा करके मतलब थोड़ा अलग टाइप से दिया जाए। देखिए जैसे यहाँ पर जैसे टीसी है, टीएफसी और टीवीसी है, तो यहाँ पर आपको एक ही चीज याद रखना, टीसी में होता है टोटल कॉस्ट। तो टीसी जो होगा ना ये इसके और इसके योग के बराबर होगा, यानी कि टीएफसी जो टीवीसी के योग के बराबर होगा। और इस प्रकार का ऑप्शन एक भी यहाँ पर नहीं दिया है, लेकिन जैसे कि यहाँ पर टीसी है रहने देते हैं, और ये जो टीवीसी है इसको अगर बराबर किधर ले आएंगे क्या हो जाएगा? माइनस टीवीसी हो जाएगा, इधर हमारा टीएफसी बचा ही रहेगा। तो टीएफसी का मान क्या आ गया? टीसी माइनस टीवीसी आ गया, तो टीसी माइनस टीवीसी आ गया, टीएफसी का मान ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 26 का क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 27 कि जब किसी वस्तु की मांग में वृद्धि होती है लेकिन पूर्ति में कोई वृद्धि नहीं होता है, तब संतुलन कीमत में क्या होता है भाई? तब संतुलन में कीमत में यहाँ पे क्या हो जाएगा? वृद्धि हो जाएगा। 27 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वृद्धि होती है। ठीक है, 27 के यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 की ओर चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 28 हमारे पास क्या है कि यदि किसी वस्तु की मांग यानी कि डी तथा पूर्ति एस हो तो बाजार संतुलन की शर्त होगी। क्या होगी भाई? तो दोनों बराबर होगा, इनकी डी बराबर एस होगा या फिर एस बराबर डी होगा, इनकी डिमांड बराबर सप्लाई होगा या फिर सप्लाई बराबर डिमांड होगा। क्वेश्चन 29 के किसी वस्तु का न्यूनतम समर्थन मूल्य बाजार मूल्य से या फिर के क्या होगा बताना है। तो 29 का सही उत्तर जो ऑप्शन बी हो जाएगा कि अधिक होता है। क्वेश्चन 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फलन पूर्ति के नियम को प्रदर्शित करता है? तो एस बराबर एफ पी हो जाएगा। 30 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 की मुक्त प्रवेश और निकास की स्थिति में एक पूर्ण प्रतियोगी बाजार में संतुलन कीमत यहाँ पर एक खाली स्थान के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? 31 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि न्यूनतम औसत लागत। क्या हो जाएगा? न्यूनतम औसत लागत इसका सही आंसर हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 की ओर चलते हैं, देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 32 है कि एक उत्पादक का उद्देश्य क्या होता है? तो एक जो उत्पादक होता है इसका जो उद्देश्य होता है क्या होता है कि लाभ अधिकतम करना, इनके लाभ कमाना इसका मेन पर्पस मेन मकसद होता है। क्वेश्चन 33 क्या कि अल्पकाल में एक पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म हानि प्राप्त करने के बावजूद उत्पादन जारी रखता है जब वस्तु की कीमत क्या होती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा औसत परिवर्तन से लागत से अधिक या फिर इसके बराबर होती है। 33 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा। क्वेश्चन 34 क्या कि निम्नलिखित में से कौन पूर्ण प्रतियोगिता की एक विशेषता नहीं है? पूर्ण प्रतियोगिता की कौन वाला विशेषता नहीं है? तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, वस्तु की मांग बेरोजगार। ठीक है, ये हमारा क्या है? इसका विशेषता नहीं है। 34 का सही उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 की चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन 35 में यहाँ पर क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 35 किस प्रकार की बाजार संरचना में किसी वस्तु का एक और केवल एक उत्पादक होता है? तो किस प्रकार के बाजार में भाई? तो 35 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, यहाँ पर एक एक का बात हो इसलिए एकाधिकार बाजार हो जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन 36 क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन पूर्ण प्रतियोगिता और एकाधिकार में स्पष्ट अंतर को व्यक्त करता है? तो इसका सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा हमारे 36 का ऑप्शन बी हो जाएगा कि एकाधिकारी पूर्ण प्रतियोगी फॉर्म की तुलना में अधिक कीमत तय करता है और कम मात्रा की बिक्री करता है। यहाँ 36 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन में 37 देख लेते हैं। क्वेश्चन में 37 हमें दिया गया है कि एकाधिकार के अंतर्गत कीमत पी और सीमांत लागत यानी कि एमसी के बीच क्या संबंध होता है? तो जो पी होता है वो एमसी से बड़ा होता है, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है कि निम्नलिखित में से किस बाजार संरचना में कीमत और सीमांत लागत में समानता पाई जाती है? तो पूर्ण प्रतियोगिता। ठीक है, 38 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 39 क्या है कि एक विक्रेता को 5 रुपया प्रति इकाई कीमत पर किसी वस्तु की 60 इकाई की बिक्री से प्राप्त कुल आगम की राशि होगा। देखो भाई यहाँ पर कॉस्ट दिया है, ठीक है, या फिर प्राइस, आप लोग जो भी बोलो, कॉस्ट बोलो प्राइस बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ पर प्राइस बोलना चाहते हो तो प्राइस ही बोल लो। चलो भाई प्राइस लिख देते, प्राइस कितना? 5 रुपया है। और यहाँ पर कितना, यहाँ पर टोटल क्वांटिटी कितना दिया गया है? क्वांटिटी कितना दिया गया है? 60 दिया गया है। टोटल कॉस्ट निकालना है, टोटल कॉस्ट निकाल दो भाई। तो क्या करेंगे? 5 और 60 को गुना कर दो, 5 गुना 60 5 30 यानी कि 300 आ जाएगा। ठीक है, तो 39 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर 300 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में 40 जो लास्ट क्वेश्चन है क्या कि उत्पादन कार्य में वृद्धि से किसी वस्तु की पूर्ति क्या होती है यहाँ पर बताना है। 40 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा कि में कमी होगी। क्या हो जाएगा यहाँ पर? में कमी होगी, इसके ये हो जाएगा राइट आंसर। तो ये रहा हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।